नमस्कार अचीवर एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसमें हम करेंगे सीटेट एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर आपका पेपर 2 में एसएसटी का कॉमन सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट होते हैं। आपको पता होगा कि सीटेट एग्जाम सिर्फ पीवाईक्यू का ही खेल है। तो आज हम करेंगे टॉप 60 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, वाद दिशा सूचक का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यानी कि विंड वेन इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा वायु वेग यानी कि विंड वेलोसिटी, या फिर वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर, या वायु दिशा यानी कि विंड डायरेक्शन, या चौथा ऑप्शन है हमारा वायु तापमान यानी कि एयर टेम्परेचर। तो बताइए इनमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु दिशा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर कहा गया है वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव? पहला ऑप्शन है हमारा समताप मंडल, या फिर मध्यमंडल, या फिर थर्मोस्फेयर जिसको आयनोस्फेयर भी कहा जाएगा, और यहाँ पर है एक्सोस्फेयर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ पर रेडियो तरंगों के संचरण होते हैं। तो वो हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया पृथ्वी की विभिन्न परत को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे अंदर कौन सी होगी कोर, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी। तो इस तरीके से हमको बताना है अंदर से बाहर की ओर, फ्रॉम इनर टू आउटर। तो देखिए क्रस्ट क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, तो ये सबसे पहले तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर मेंटल जो सेकंड नंबर पे आता है ये भी हमारा पहले नहीं आ सकता। तो यहाँ पर इनर कोर है, ठीक है। आउटर कोर है, लेकिन क्रस्ट जो है पहले आ गया है जबकि मेंटल पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आंतरिक कोड आएगा, फिर बाह्य कोड, फिर मेटल और फिर परपट्टी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पहला ऑप्शन है हमारा ईंधन यानी कि फायरवुड, दूसरा है प्राकृतिक गैस, या फिर सौर ऊर्जा, या फिर कोयला। आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोलर एनर्जी। बाकी सारे क्या हैं, गैर परंपरागत सोर्स नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, या फिर विटीकल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर, या फिर विसीकल्चर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका? सॉरी, पिसीकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पिसीकल्चर, चौथा वाला, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अदर इंपॉर्टेंट वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनको भी जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी वो। चलिए देखते हैं यहाँ पर दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। एक इमेज आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी, उसको पहले देखिए और फिर बताइए ये क्या है। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या फिर बृहद ज्वार भाटा है जिसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, या फिर लघु ज्वार भाटा है जिसे इंग्लिश में नीप टाइड कहा जाता है। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नीप टाइड यानी कि लघु ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कि क्या कहलाता है? तटबंध कहलाता है, बाढ़ का मैदान कहलाता है, विसर्ग कहलाता है, या फिर चाप झील कहलाता है। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिएंडर वाला। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो कमेंट में जरूर दीजिए, मतलब कमेंट में अपने क्वेश्चंस के आंसर को जरूर दीजिए, जिससे पता चल सके कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप खुद जान सकें कि क्या आपका लेवल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं में समय लोगों को बचाने तथा भोजन जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए आयात का कौन सा साधन अत्यंत उपयोगी होगा? पहला ऑप्शन है हमारा वायु मार्ग, या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेल मार्ग, या फिर सड़क का मार्ग, या फिर जल मार्ग। तो बताइए कौन सा है। विच मीन्स ट्रांसपोर्ट एक्सट्रीमली यूजफुल इन inaccessible एरियाज इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज फॉर द रेस्क्यूइंग पीपल एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि पहला वाला, यानी कि वायु मार्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कहा गया है भूगोल की वह संख्या जो विशिष्ट मानव
जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा नगरीय भूगोल, या फिर जैव भूगोल, या फिर जनसांख्यिकी, या फिर मानव भूगोल। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कहा गया है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण क्या बताया गया है उसका? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की तुलना से मतलब उच्च अक्षांश पर है, स्थित है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हो जाएंगे, और जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। या फिर ए सत्य है, आर असत्य है, या फिर ए सत्य है या आर असत्य है। आपको बताना है इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। तो हमारा पहला वाला यानी कि बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स द ए। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कहा गया स्थल का सकरा भाग जो कि बड़े से बड़े स्थलीय मार्ग को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जल संधि कहते हैं, या फिर स्थल संधि कहते हैं, या फिर द्वीप कहते हैं, या फिर खाड़ी कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम लोग? उसे कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि स्थल संधि, यानी कि स्थमस कहेंगे उसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया है, या फिर दक्षिण अमेरिका है, या फिर अफ्रीका है, या फिर एशिया है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इन सब में सबसे छोटा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर कहा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या फिर साइकोलॉजी। या दूसरा ऑप्शन है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, या फिर सोशलॉजी। या तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या इकोनॉमी। या फिर चौथा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या सोशलॉजी। तो देखिए आप यहाँ पर साइकोलॉजी आ चुका है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पर सोशलॉजी की बात हो रही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत। यहाँ पर फिर से सोशलॉजी की बात हो गई, तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत। तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है इंडक्टिव लर्निंग इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, यानी कि आज्ञात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधि के विपरीत हैं? पहला है व्याख्यान विपरीत विधि, दूसरा है संरचनात्मक परीक्षण, या फिर अनुकरण हो जाएगा, या फिर निस्सारण हो जाएगा, यानी कि मास्टरी लर्निंग। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि व्याख्यान विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 15। देखिए यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला हमारा दिया गया है आलोचनात्मक सोच अवधारणाओं के निर्माण या फिर अनुयोग को विचार के विस्तार को बढ़ावा देती है। या फिर दूसरा वाला हमारा बी वाला जो दिया गया है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो आपको बताना है पहला सत्य है या फिर दूसरा असत्य है। यहाँ पर जो है हमारे दोनों हुए, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला वाली बात तो सही है लेकिन दूसरी वाली बात गलत है। ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कहता है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, या फिर दूसरा हो जाएगा अनुसंधान के लिए एक संख्यानात्मक दृष्टिकोण, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैट्रिक इकाइयों में मापने गए आंकड़े, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा विश्वसनीय तरीके से एकत्र आंकड़े। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पहला वाला, यानी कि अनुभवजन्य साक्ष्य कहाँ कहाँ होंगे? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े वही हमारे हो जाएंगे अनुभवजन्य साक्ष्य। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 17। भौतिक विषयों के मंडल प्रतिरूप किस विषयों के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है हमारा इतिहास, या फिर अर्थशास्त्र, या फिर भूगोल, या फिर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान। तो आपको बताना है इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ज्योग्राफी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 18। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? पहला ऑप्शन है हमारा प्राथमिक स्रोत है, या फिर
सेकेंडरी सोर्स है यानी कि द्वितीय सोर्स है, या फिर तृतीय यानी कि टर्सरी, या फिर चौथा हमारा हो जाएगा प्राथमिक और तृतीय स्रोत। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सेकेंडरी सोर्स है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर कहा गया है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। पहला है अन्य, या फिर दूसरा हो जाएगा विशेष यानी कि स्पेशल बच्चों के साथ, या फिर समावेशी यानी इंक्लूजन, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा आधुनिक। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंक्लूसिव वाला हो जाएगा। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। इसी चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ी जैसे कि हिंदी पढ़ा होगी, इंग्लिश पढ़ा होगी, और आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट MCQs, तो उन सबको कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज़ रिपीट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। पहला यहाँ पर दिया गया सिद्धांत के बारे में, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। ऑल द चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम सीक्वेंस डेवलपमेंट बट एट द डिफरेंट रेट। पहला ऑप्शन है आपका CL ऑर्डन, या फिर D पर्सल, या फिर JH बेल, या फिर जीन पियाजे। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जीन पियाजे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 21। कक्षा में सहकारी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षक को। पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाओ, या फिर व्यक्तिगत परियोजनाएं देना, या फिर कक्षा में छोटे समूह में बांट देना, या फिर परियोजना हेतु विभिन्न स्रोत देना। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला यानी कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना ही क्या करेगा, कक्षा में सहकारी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर कहा गया उच्च गुणत्व वाले निष्पक्ष तर्क पर आधारित आत्मनिर्देशित सोच कहलाती है। पहला ऑप्शन है हमारा कैसी सोच कहलाती है, आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल सोच, या तीसरा हो जाएगा इंटेलिजेंस थिंकिंग, या चौथा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला वाला यानी कि आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अजंता गुफाओं में प्रयुक्त रंग प्राप्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पशु अंगों से, या फिर दूसरा हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट से, या फिर पौधे और खनिज से, प्लांट और मिनरल से, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा स्लेट से। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पौधे और खनिज से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 24। सबसे प्राचीन पांडुलिपि लिखी गई थी, कब लिखी, किस पर लिखी गई थी। तो पहला है ऑप्शन ताड़पत्रों पर यानी कि पाम लीव्स पर, या फिर पत्थरों पर, या कागजों के पर, या लकड़ियों पर। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताड़पत्रों पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये सारे इस तरीके से आपका बेटर रिवीजन होगा। और देखना कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस वीडियो से मिलेंगे आपको, क्योंकि सीटेट क्या है ना, PYQ का ही पूरा गेम है। PYQ अगर आपने कवर कर लिया तो सीटेट एग्जाम को पास करना आसान हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर, मानव इतिहास की सबसे लंबी अवधि कौन सी है। तो पहला है पैलियोलिथिक एज जिसको बोलते हैं पुरापाषाण काल, अगला है मध्य पाषाण काल, या फिर नवपाषाण काल, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा महापाषाण काल। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला यानी कि पुरापाषाण काल। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं A और B। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग A वाले कथन को, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास में स्थित है, या फिर दूसरा वाला है यह खेती और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, यहाँ पर खेती और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पहला सही है या फिर दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है, दोनों ही गलत हैं या फिर दोनों ही सही हैं। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों ही सही हैं, यहाँ पर पहले वाली बात भी सही है और दूसरी वाली दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 27। भारत में किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पंजाब में मिले हैं, या फिर हरियाणा में मिले हैं, या गुजरात में मिले हैं, या फिर जम्मू कश्मीर में मिले हैं। आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुजरात में मिले हैं। इस चैनल पे आपको सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट मैराथन्स मिल जाएंगी, जिसमें है 100 CDP की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो हमने कवर कराई है, उसको जरूर देख लीजिए एग्जाम से पहले, डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी।
उसमें हमने 100 क्वेश्चंस को से ज़्यादा ही कवर कराए हैं उसमें, तो वो वीडियो जा करके ज़रूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद मूल से किस भाषा में रचा गया था? पहला ऑप्शन है हमारा ब्राह्मी लिपि में, या फिर पाली में, या फिर संस्कृत में, या आपको बताना है चौथा ऑप्शन प्राकृत में। तो बताइए किस में रचा गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संस्कृत भाषा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 29। यहाँ पर कहा गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध का मतलब प्रथम शासक था कौन था? महावीर था, या फिर प्रसेन था, या बिंबिसार था, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अजात शत्रु था। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बिंबिसार था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 30। विच वन इज नॉट एमंग द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर है बुद्ध, फिर धर्म, फिर अहिंसा, फिर संघ। यहाँ पर ध्यान रखना शामिल नहीं है पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अहिंसा शामिल नहीं। बाकी ये बुद्ध, धर्म और संघ ये तीनों ही शामिल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला ऑप्शन है विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता, या फिर तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के मेंबर्स यानी कि ये वाला, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको बताना है राज्यसभा के मेंबरों का इलेक्ट कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर, अगर आपने अब तक इसको पॉलिटी का मतलब एनसीईआरटी को पढ़ लिया है तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर आपको इंडियन पॉलिटी एक मैराथन पड़ी हुई है जो कि पेट एग्जाम के लिए ली गई थी, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट होगी। उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को देखिएगा, एज इट इज़ आप आराम तरीके से इनको लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर कराया गया था। वो थी पेट के लिए, पॉलिटी के लिए, मतलब पेट एग्जाम के लिए, लेकिन वो सीटेट के लिए भी बहुत ही रिलेटिव है। अगर आपने कुछ ना पढ़ा हो तो उसको देख लीजिएगा, आधा घंटा लगेगा, लेकिन उससे आप सारे पॉलिटी के क्वेश्चन जरूर बना पाएंगे। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला है संसदीय और एकात्मक, या फिर राष्ट्रपति और संघ, या फिर राष्ट्रपति और एकात्मक, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा संसदीय और संघीय। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पार्लियामेंटेरियन फेडरल, यानी संसदीय और संघीय अपनाया था किसने? भारत ने। अगला है प्रश्न नंबर 33। यहाँ पर कहा गया है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं? तो 48 हैं पहला ऑप्शन, दूसरा है 84, या फिर 47 है, या 74 है। तो बताइए इसमें से कितने आरक्षित हैं? तो इसमें 84 हैं, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला है भारत में अस्पृश्यता विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला है समानता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला वाला यानी कि समानता का अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 35। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संपत्ति का अधिकार नहीं है, जिसको क्या बना दिया गया है लीगल राइट, किसमें है आर्टिकल 300A में, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 35 वाला, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, यानी कि अनटचेबिलिटी रिफर टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। पहला ऑप्शन है फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरा है लिंग के आधार पर, या फिर जाति के आधार पर, या चौथा यानी कि वंश, या जिसको रेस भी कहेंगे। तो बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रेस के आधार पर। अगला है 37 नंबर, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
अगला है प्रश्न नंबर 38। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर मुख्यमंत्री करते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें आपकी उस मैराथन में कवर की गई हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये मैराथन जो आपकी इस पर पढ़ी हुई है चैनल पे पॉलिटी के लिए, उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? पहला आपका ऑप्शन है मंत्रियों की परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा है मुख्यमंत्री। तीसरा हो जाएगा आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर चौथा हो जाएगा सांसद और विधायक। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसको बोलते हैं सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? किसको पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर गृह मंत्री को, या फिर राष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को? तो आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रपति को कहा जाता है प्रथम नागरिक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 41 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ये क्वेश्चन क्या रिपीट कर गया है? यहाँ पर किसको कहा जाता है? ओ सॉरी, यहाँ पर राज्य का है, वहाँ पर क्या था? राज्य का कौन सा हो जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर गृह मंत्री हो जाएंगे, या फिर राज्यपाल हो जाएंगे, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन 3 यानी कि राज्यपाल को कहा जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 42 नंबर। वर्तमान लोकसभा यानी कि 2014 के बाद ये कौन सी थी? 14 के बाद वाली जो लोकसभा हुई थी वो कौन सी थी? 13वीं थी, 14वीं थी, 15वीं थी, या फिर 18वीं थी? तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16वीं थी। 16वीं थी, इसमें थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, 16वीं थी। ठीक है, तो कौन सी थी? 16वीं थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 43। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, या फिर प्रतिभा पाटिल हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, या फिर रामनाथ कोविंद हैं? तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 44। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो पहला ऑप्शन है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, या फिर सरकार का ढांचा, या फिर राजनीतिक दलों के नाम, या फिर नागरिकों के अधिकार? तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि किनका उल्लेख नहीं किया गया। तो राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया, दलों के नामों का उल्लेख। चलेंगे अगला है प्रश्न नंबर 45। राज्यसभा के में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं करते हैं? आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका पहला वाला, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यसभा के सदस्यों की। ये सारी बातें उस मैराथन में कवर हैं, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन उसमें कवर कराए गए हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? पहला है सी राजा गोपालाचारी, या फिर डॉक्टर अंबेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही, मतलब यहाँ पर थोड़ा टाइप होकर के मिस्टेक से आ गया, उत्तर राज्यसभा वाला सही। कौन हो जाएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सभा का अध्यक्ष था, संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी। ये यहाँ पर आंसर लिख करके आ गया, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? पहला ऑप्शन है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है पट्टाभी सिद्धारमैया, या फिर कृष्णमचारी, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सी राजा गोपालाचारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 48। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, या फिर 26 नवंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 26 नवंबर 1949। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने या फिर सी राजा गोपालाचारी ने। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में मामलों में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय, या फिर केंद्र शासित प्रदेश, या फिर चौथा हो जाएगा स्थानीय सरकारी निकाय। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपका है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे? हु अमंग द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो पहला ऑप्शन है आपका सी राजा गोपालाचारी, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 52। यहाँ पर कहा गया 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो पहला ऑप्शन है मुर्शीद कुली खान, दूसरा है नादिर शाह के द्वारा, फिर तीसरा है अली वर्दी खान, या फिर चौथा हो जाएगा आपका बुरहान उल मुल्क। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मुर्शीद कुली खान के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे? किसने किया था फैसला? लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर विलियम बेंटिक ने दूसरा वाला, या तीसरा है लॉर्ड कैनिंग ने, या आपको है हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था कि अवध में कुप्रशासन हो रहा था? किसने? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सही हमारा लॉर्ड डलहौजी ने इसको घोषित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 55। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? पहला ऑप्शन है नाना साहेब, या फिर बाजीराव, या फिर बाजीराव सेकंड, या फिर आपका चौथा हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट यानी कि नाना साहेब ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 56। यहाँ पर कहा गया कारखाने विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी। तो पहला ऑप्शन है एक कहानी सुनाना, या फिर किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, या फिर किसी औद्योगिक यानी कि कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या फिर चौथा हो जाएगा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो सिंपल सी बात है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 57। एडुसैट, व्हाट इज एडुसैट, क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि एक रॉकेट है, या फिर अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट है, या फिर एक एस्टेरॉयड है, या फिर चौथा है अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 58। यहाँ पर कहा गया पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में किस महान हस्ती के छंद और विचार संरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है मीराबाई के हैं, या फिर कबीरदास जी के हैं, गुरु नानक देव के हैं, या फिर रविदास के हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबीरदास के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 59। यहाँ पर कहा गया है एलोरा की गुफा का जो चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो गुर्जर प्रतिहार काल की है, या फिर राष्ट्रकूट काल की है, चालुक्य की है, या फिर गुप्त काल की है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि राष्ट्रकाल की है, राष्ट्रकूट काल की है, ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगला है प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन द उपनिषद, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? पहला है आपका ब्रह्म समाज, दूसरा है रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, या फिर सेवा समाज। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा आपका ब्रह्म समाज। इसी के साथ में हमने सारे जो है क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।